नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है ऑप्शन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फॉर कनाडा। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कनाडा में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन कौन सी वहाँ पर हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्रहेंसिव हमने डिस्कशंस की थी। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो उस वीडियोस में मैंने बताया था कि जो मेन 5 स्ट्रीम्स हैं, वो जो मैंने ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के बारे में बताया था, कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में बताया था, मेडिकल, नॉन मेडिकल और सुपर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हैं कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए, उनको मैं आने वाले टाइम में कवर करूँगा। तो पहला मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है, तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड हैं उनके लिए कनाडा में क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये मेरा सेकंड टॉपिक रहेगा और मेरी कम से कम 15 या 16 वीडियोस ऑलरेडी स्पेशली कनाडा में कौन क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे चैनल के ऊपर है। चाहे वो आप पीआर को लेकर चले, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा को लेकर चले, चाहे हायर स्टडीज़ को लेकर चले, चाहे आप रिफ्यूज़ल केसेस को लेकर चले, चाहे वहाँ की आपने किस वे से रिव्यू डाल सकते हैं, जहाँ अपनी जुडिशियल रिव्यू किस वे से डाल सकते हैं जब आपका केस रिफ्यूज़ हो जाता है, जहाँ आप डिपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ आपको यहाँ की एम्बेसी 5 साल का बैन कर देती है, तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम मैं पिछले बहुत समय से लगातार आपको बताता आ रहा हूँ कि कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में जब कोविड का प्रॉब्लम चल रही थी, अभी भी है, तो मैं बार बार यही बता रहा था कि 31 दिसंबर तक तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी है। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हुई हैं अपनी ट्रैवलिंग की 31 अगस्त तक। पहले 31 जुलाई तक थी, अभी अगस्त तक उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया हुआ है। वहाँ पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज़ को उन्होंने एग्जम्प्ट किया हुआ है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन से लोग हैं, जैसे आप पीआर होल्डर हैं उनके लिए कुछ एग्जम्पन्स हैं, चाहे आप वहाँ के सिटीजन्स हैं, जहाँ फैमिली रियूनियन वाले हैं, स्पाउस वाले हैं, उनके लिए है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी कुछ कैटेगरीज़ को उन्होंने एग्जम्पन्स की हुई हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में थे, इंडिया में आ गए थे कुछ वैसे घूमने के लिए, तो आकर यहाँ पे स्टक हो गए थे, उनके लिए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इवन जो अभी पीछे चल रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स अपनी कंट्री में बैठ के ले सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनको पोस्ट स्टडी परमिट ईजीली देगी। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने अपना आईपीएस स्टार्ट किया था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल सिस्टम, जो कि टेम्प्रेरी 2 स्टेजेस वाला। फर्स्ट स्टेजेस में कुछ चीज़ें कवर की थी, सेकंड स्टेजेस में कुछ कवर की थी। इसके ऊपर भी बहुत सारे एजेंट्स ने बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है, अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा, अगर फर्स्ट स्टेज में बच्चे की अप्रूवल आ गई तो जो फ़ीस गई हुई है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया तो सेकंड स्टेज में रिफ्यूज़ हो गया तो फ़ीस का क्या होगा। तो बहुत सारे डाउट्स बच्चों के माइंड में क्रिएट कर दिए हुए हैं। इवन अगर मेरा भी बेटा इस सिचुएशंस में है तो मैं 100% यही कहता कि नहीं, अभी डेफ़र करना चाहिए जब तक सिचुएशंस नॉर्मल नहीं आती। यहाँ पर आप अपनी सिचुएशंस देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं, बिजनेसेस में फ़र्क पड़ चुके हैं, तो हम अब देखा देखी अपने बच्चे को क्यों कुएं में फेंक रहे हैं। तो मेरी हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे से यही रिक्वेस्ट है कि अगर लिंगर ऑन होता है, डिले होता है, तो आप इसको डिले करें। मतलब दिसंबर तक तो इसको ज़रूर डिले करें, देखें सिचुएशंस क्या है, उसके बाद डिसीजन लें। हफड़ा दफड़ी में कोई भी डिसीज़न ना लें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं जब जाना होता है। मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, मेरा यहाँ से रिफ्यूज़ हो गया, मैंने जाना ही जाना है। और जो गलत एजेंट्स हैं उसका इनकैशमेंट करते हैं। हर एक वीडियोस में मैं ऐसी अवेयरनेस के बारे में बताता रहता हूँ। तो मैं हर एक वीडियोस में बार बार ये भी बताता हूँ कि हमारी कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं है, स्पेशली स्टडी इन कनाडा, चाहे आपने बिफोर वीज़ा चाहे आफ्टर वीज़ा। तो ये जो सर्विसेज हैं सिर्फ क्रॉन इमिग्रेशन ही पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो क्रॉन इमिग्रेशन है, जो कि अपने सर्विस चार्जेस नहीं लेती, स्पेशली हायर स्टडी इन कनाडा के। चाहे आपने वहाँ की किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एडमिशन्स वहाँ पर जितनी भी डीएलआई
इंस्टीट्यूशंस हैं करवाते हैं और वीज़ा में भी फुल आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से अच्छा कमीशन मिल जाता है अगेंस्ट ईच स्टूडेंट्स। चलो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मिस मैच ऑफ प्रोग्राम इट इज़ मतलब वेरी डिफ़िकल्ट है और रिजेक्शन का कारण है, क्योंकि बहुत सारी रिजेक्शंस हैं। मेजोरिटी ऑफ रिजेक्शन इस कारण भी आती है कि आपका जो प्रोग्राम है आपकी प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड नहीं है। ड्यू टू दैट रीज़न कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत सारे बच्चों का, कैनेडियन एम्बेसी बहुत सारे बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। तो कोशिश यही है कि मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि जो बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए वहाँ पर कौन क्या क्या ऑप्शंस हैं कनाडा के अंदर। तो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में ही जाते हैं। कारण क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसिस है इट इज़ रियली वेरी हाई है। अगर आपके बच्चों ने वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो फर्स्टली उनको ये पाथवे लगता ही है, क्योंकि डायरेक्टली +2 वाले को बैचलर में एडमिशन तो देती नहीं है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़। तो पहले उनको ये डिप्लोमा करना ही पड़ता है, उसके बाद वहाँ पर बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलती है। अगर आपने अपने बच्चों को वहाँ पर डिग्री या बैचलर या मास्टर डिग्री करानी है, ये मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पीआर के बाद उसको सजेस्ट करें। कारण क्या है कि पीआर के बाद करते हैं तो आपको वहाँ की डोमेस्टिक फ़ीस लगेगी, अगर पीआर से पहले करते हैं तो फिर इंटरनेशनल फ़ीस लगेगी। तो पहले तो ये देखें कि जाने के बाद बच्चे को पीआर मिल जाए, पीआर के बाद फिर चाहे वो पढ़े तो चाहे वो जॉब करे, वो आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड है। चलो लेट्स हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है कि ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इन कनाडा, तो वो क्या क्या ऑप्शंस हैं। डिप्लोमास, पहले मैं स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एक डिप्लोमा है, वहाँ पर बच्चे कर सकते हैं। जिन बच्चों ने साथ में मैथ रखा हुआ उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा वो फाइनेंस से रिलेटेड प्रोग्राम हुए, अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्रेफर करें। तो इसमें भी जैसे अकाउंटिंग वर्ड आ गया, तो अगर आपका कॉमर्स +2 की हुई है, साथ में मैथ रखा हुआ है, चाहे आपने बीकॉम की हुई है चाहे एमकॉम की हुई है, तो चाहे आपने सीए की हुई है, सीए जो हमारे इंडिया से कर लेते हैं वो भी बच्चे ऑप्शंस ढूंढते हैं कि हमारे कनाडा में क्या क्या ऑप्शन है। सीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एनओसी जिसको हम नोक कहते हैं 11-11 को प्रॉपरली पढ़ लें, अगर आपने वहाँ पर डायरेक्टली माइग्रेशंस लेनी है, क्योंकि वहाँ पर CPA कनाडा चलता है, जिसको हम चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट ऑफ कनाडा के बारे में कहते हैं। उसमें क्या है कि बच्चे को वहाँ पर जाकर, जैसे यहाँ पर बच्चे ने सीए करनी होती है तो वो किसी सीए के अंडर काम करता है, पार्ट टाइम पढ़ता भी है काम भी करता है, इसी तरीके से वैसे वहाँ पर है। जिसने वहाँ पर जाके ये करना है CPA कनाडा, तो उसको भी क्वालिफाइड जो सीए होते हैं उनके अंडर काम करना पड़ता है पार्ट टाइम, तो उसके वेजेस मिलते हैं। तो उनके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है सीए स्टूडेंट्स के लिए कि वो पहले एनओसी जो उनका नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन है, नोक जिसको कहते हैं, उसको प्रॉपरली रीड आउट कर लें। चलो हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। जो +2 कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, ये पहले प्रोग्राम बताया। दूसरा प्रोग्राम है प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये भी वहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा है। इसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल प्लानिंग मैं उन बच्चों को रिकमेंड ज़्यादा करता हूँ जिन बच्चों ने +2 में मैथ रखा होता है कॉमर्स के साथ, तो देन वी आर रिकमेंडिंग दैट प्रोग्राम। तो वो हमारे पास डिप्लोमाज हैं, बिजनेस के वहाँ पर डिप्लोमाज हैं, मार्केटिंग के डिप्लोमाज हैं, ह्यूमन रिसोर्स का डिप्लोमा है, और हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा है। इस टाइप के हमारे पास डिप्लोमेज हैं। इवन जो बच्चे +2 इकोनॉमिक्स के साथ कर लेते हैं तो वो भी इस टाइप के डिप्लोमाज के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो हमें आपके जो कोर सब्जेक्ट है वो चेक करने पड़ते हैं, उनमें आपकी क्या परसेंटेज रहती है। कुछ बच्चों के कोर सब्जेक्ट में जब अकाउंटिंग है या फाइनेंस है या मार्केटिंग है, उनमें अगर उनके जो परसेंटेज है 50% से जब कम होते हैं वो वीक प्रोफाइल हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जो आपके मेन कोर्स सब्जेक्ट है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो कोर्स सब्जेक्ट हैं उसके परसेंटेज कितने हैं, अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है उसमें परसेंटेज कितने हैं। जितने आपके कोर्स सब्जेक्ट के परसेंटेज अच्छे होंगे उतने मैक्सिमम चांसेस है वीज़ा के, और आपका जो प्रोस्पेक्टिव जो आपने कोर्स लेना है वो कितना कोरिलेटेड करता है आपके प्रीवियस स्टडी से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग द स्टूडेंट वीज़ा ऑफ कनाडा। वो वही बता सकता है जो आपका एजेंट कॉम्पिटेंट है। लेट्स अगला हम
डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हाईली डिमांडेड प्रोग्राम है। ये जितने भी मैं ये प्रोग्राम बता रहा हूँ, चाहे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताया, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट बताया, चाहे व्हाट्सएप विजन का बताया, दीज प्रोग्राम हाईली डिमांडेड है वहाँ पर कनाडा में। और चाहे वो आप क्यूबिक में लेकर चले, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में लेकर चले, हर एक प्रोविंस में अगर बच्चा ये 2 साल का मिनिमम डिप्लोमा कर लेता है तो आपको वहाँ पर इजीली परमानेंट रेजिडेंसी किसी भी प्रोविंस में मिल सकती है। हाँ, वहाँ पर जाकर जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ऐसी भी हमारे पास बड़ी बच्चों की अभी क्वेरीज आ रही हैं, सर मैं आया था कनाडा में 6 महीने पढ़ा, 3 महीने पढ़ा, कॉलेज गया ही नहीं, अभी मैं आगे क्या करूँ। तो उनका जो फ्यूचर है वो टोटली स्पॉयल है, उनके लिए फर्दर कोई भी ऑप्शंस नहीं है। इवन वो खुद भी तंग है, तो इधर पेरेंट्स भी तंग हो चुके हैं कि यार बच्चे ने जाके ये मिस्टेक कर ली हुई है। तो हर एक बच्चे पेरेंट्स से यही है कि अगर आप वहाँ पर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी स्टडी ज़रूर वहाँ पर कंप्लीट करें। इसी तरीके से डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, ये भी हमारे पास डिप्लोमा है। और इवन एमबीए बच्चों ने करने के लिए जाना है, एमबीए में भी हम आपकी वहाँ पर एडमिशन्स करवा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमबीए वाले बच्चों के लिए जीमैट मैंडेटरी है, तो आईएलटीएस के 6.5 होने चाहिए। तो जो बच्चे यहाँ से बीकॉम कर लेते हैं, तो जहाँ जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एमकॉम की होती है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो अकाउंट्स का है, चाहे पीजी डिप्लोमा है, चाहे डिप्लोमा है, उसमें भी हम आपके बच्चों की एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। जितने भी हमारे बिजनेस रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे किसी बच्चे ने बीबीए की हुई है, चाहे +2 कॉमर्स से की हुई है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इवन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और इंटरप्रेन्योरशिप, ये भी जो डिप्लोमाज हैं या पीजी डिप्लोमाज हैं, इसकी भी डिमांड वहाँ पर अच्छी है। इवन जितने भी ये मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं, इनकी जो ट्यूशन फीस है वो भी आप इंडियन रुपीज़ में मैं बताऊंगा 6.5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच की है, और इकोनॉमिकल है। अगर आप अनदर प्रोग्राम्स के साथ भी कंपेयर करते हैं तो ये भी डिपेंड है आपका कॉलेज कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है। तो फिर हमारे पास एमबीए मैंने बता ही दिया। इस टाइप के हमारे पास सारे के सारे ये प्रोग्राम्स हैं जो बच्चे बिजनेस से रिलेटेड जिनकी बैकग्राउंड है। तो जो मेरे आने वाले प्रोग्राम रहेंगे, जो अनदर 3 मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल और सुपर मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्या ऑप्शंस हैं, इवन जो बच्चे वहाँ पर जाकर अपना कैरियर मेडिकल ग्राउंड में बनाना चाहते हैं, कोई फार्मेसी करना चाहता है, वो नर्सिंग करना चाहता है, जहाँ किसी ने डेंटिस्ट्री करनी है, तो उनके लिए जितने भी ये मेडिकल प्रोफेशन है, मैथ मैंडेटरी है, पीसीबी के साथ मैथ, तभी वो प्रोग्राम्स कर पाएंगे। तो वो आने वाले दिनों में मैं उनकी प्रॉपर कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तो कनाडा से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कनाडा से रिलेटेड मैंने बताया था कि मैं 70-75 वीडियोज़ लेकर आऊँगा, हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है, क्योंकि कनाडा आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ पर अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं और कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपका ईजीली वहाँ की जितनी भी डीएलआई इंस्टीट्यूशंस हैं एडमिशन करवा सकते हैं और आपकी वीज़ा की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं मिडल ईस्ट से, जो हमारे मिडल ईस्ट में इंडियंस हैं, या पाकिस्तानीज़ हैं, या बांग्लादेशीज़ हैं, या अनदर नेशनल हैं, उनके बच्चे वहाँ के लोकल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनकी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, इवन रशियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं। दे आर लुकिंग फॉर एडमिशन, वहाँ पर देख रहे हैं कनाडा में, और वहाँ के वीज़ा में असिस्टेंस मांगते हैं, तो उनका भी हम इजीली एडमिशन्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इवन अगर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा भी कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे जो सर्विस चार्ज हैं वो सिर्फ 5,000 से लेकर 15,000 तक के हैं। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको जितना लिंगर और डेफर कर सकते हैं करें, सिचुएशन देखें, उसके बाद डिसीजन लें। ये नहीं है कि 10 एजेंट यही कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज़ रियली वेरी क्रिटिकल। अगर आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव ऑलरेडी कनाडा में है, उनसे फ़ोन करके पूछिए कि क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। हमें मालूम है, हमें डेली वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं। इवन जो बच्चे गए हुए थे 18 मार्च से पहले, वो ये कह रहे हैं कि हम वापस कब इंडिया आएँ। इवन कुछ और भी मैं अपडेट्स दूंगा कि जो लोग जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की
है जहाँ जिनकी ऑलरेडी अप्रूवल आ चुकी है। कब? 18 मार्च को या 18 मार्च से पहले जिनके पास वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी थी, जहाँ ऑलरेडी अप्रूवल आ चुकी है और वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, अगर वो कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कनाडा में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस क्या है कि आपके पास वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, अकोमोडेशन होनी चाहिए कि मैंने वहाँ जाकर इस अकोमोडेशन में रहना है। आपके पास जिस एम्प्लॉयर के पास आप जॉब कर रहे थे उसका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लेटर हो आपके पास, क्योंकि इमिग्रेशन ने अपने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है कि जो लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंसी थी एक्सपायर हो चुकी हैं वो कनाडा में आ सकते हैं। कंडीशन 2 जो कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया उनको अगर वो आप लेकर कैरी करके ट्रैवल करना चाहते हैं। तो अगर आपकी कनाडा का कोई वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है, जहां आपकी परमानेंट रेजिडेंसी एक्सपायर हो चुकी है, ट्रैवल करना चाहते हैं, तब भी आप हमें संपर्क करें तो हम आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।